अंदर एक छोटी सी झोपड़ी में केशव नाम का एक अनाथ लड़का खाना बना रहा होता है। अरे क्या यार, आज भी खाना जल गया। मैं अभी भी खाना नहीं बना पाता हूँ। काश काश कोई मेरे लिए भोजन बनाता। रोज अकेले रहना और घर को संभालना कितना मुश्किल काम है। हाँ, केशव ये सब सोच ही रहा होता है कि केशव की बचपन की दोस्त शीतल उसके लिए भोजन लेकर आती है। मुझे लगा ही था कि तुम अभी घर पर ही होगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आई हूँ। अरे शीतल, तुम आज भी मेरे लिए भोजन लेकर आई हो। तुम सच में मेरी कितना ध्यान रखती हो। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। ध्यान तो रखना ही था, आखिर मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त जो हूँ। और मुझे पता है तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ रहा है। तुम्हारी सारी जायदाद भी तुम्हारे चाचा चाची ने हड़प ली है और तुम्हें इस छोटी सी झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। वो तो है, अगर मेरे माता पिता ने चाचा की जगह सारी जायदाद मेरे नाम की होती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरे माता पिता चाचा चाची पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करते थे। ये तो है, अब वो सब छोड़ो और ये लो भोजन कर लो। आज मैंने तुम्हारी पसंदीदा सब्जी बनाई है। क्या तुम सच कह रही हो शीतल? हाँ, पर ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? अच्छा, वो तो मैं बस खाना बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी में थोड़ा जल गया। पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। हाँ। अरे कैसे चिंता ना करूं? तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं है। तुम अगर ऐसे ही खुद से खाना बनाने की कोशिश करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी खाना बनाना सीख सकते हो। तो मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगी। क्या सच में तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी? हाँ, पर आज नहीं, कल से। आज मुझे थोड़ा काम है तो मैं चलती हूँ और तुम भी खाना खाकर काम पर चले जाना, नहीं तो वो तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा कहते ही शीतल वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, आपने तो हमेशा से मेरी जिंदगी में कष्ट और दुख के सिवा और कुछ नहीं दिया, पर मुझे खुशी है कि इस मुश्किल घड़ी में भी आपने ऐसा दोस्त दिया है जो मेरा इतना ख्याल रखती है। अब बस मेरा एक ही सपना है कि किसी भी तरह हम दोनों की शादी हो जाए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए और इसके लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं उसे हमेशा खुश रखूं। केशव की जिंदगी बाकियों से काफी मुश्किल है और उसे अपनी जिंदगी से काफी शिकायतें भी हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जिंदगी को अपनाते हुए बस एक ही इच्छा रखता है और वो है शीतल से शादी करना, जिसके लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करने के लिए भी तैयार है। ये देखो, अब जाकर आए हैं ये लाट साहब। क्यों रे, तुझे कितनी बार कहा है कि समय पर आ, घर में कितने काम करने रहते हैं, पर तू तो अपनी ही मनमर्जी करता रहता है। लगता है तुझे हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं। पर चाची, थोड़ी ही देर तो हुई है। अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब इतनी हिम्मत हो गई है तेरी, तुझे देर करना ही क्यों है? देख केशव, हम तेरे ऊपर दया करके तुझ पर तरस खाकर तुझे काम पर रख रहे हैं, इसका फायदा उठा रहा है क्या? आज के बाद अगर थोड़ी सी भी देर की ना तो समझ लेना कि तेरी नौकरी तो गई। अरे क्या हो गया मीना, क्यों सुबह सुबह शोर कर रही हो? और क्या होगा, ये केशव आज भी काम पर देर से आया, इसका तो अब रोज का हो गया है। अरे ये तो है ही काम चोर, तो काम चोरी तो रहेगी ही। तुम इस जैसे के लिए अपना गला क्यों खराब कर रही हो? देर से आने से कोई सजा दे दो, अपने आप ही सुधर जाएगा। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो ये सुधरेगा कैसे? तो मेरी बात ध्यान से सुन केशव, आज के बाद जितने भी दिन तू देर से आएगा उस दिन काम तो करना ही पड़ेगा, पर उस दिन के पैसे तुझे नहीं मिलेंगे, समझा? और आज के भी पैसे काट लिए जाएंगे देर से आने के लिए। ऐसा मत कीजिए चाची, आज के लिए बस माफ कर दीजिए। मैं कल से रोज समय पर आऊंगा, देर नहीं करूंगा पक्का। अगर आज आपने मेरी तनख्वाह नहीं दी तो कल मैं भूखा रह जाऊंगा। आप पहले ही इतने कम पैसे देते हैं, उसमें भी अगर आपने पैसे काट लिए तो मेरा क्या होगा? तो तू क्या चाहता है कि अब हम तुझे ज्यादा पैसे दे? तेरे जैसे काम चोर और निकम्मे को तो रखना ही नहीं चाहिए काम पर। हम तुझे काम पर रख रहे हैं, क्या तेरे लिए काफी नहीं है? अब जाकर काम कर, नहीं तो निकल जा यहाँ से। अगर यहाँ रहना है तो वैसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं चाहती हूँ, समझा? जी, मैं समझ गया। मीना ऐसा कहते ही वहाँ से चली जाती है और ये सब सुनकर केशव को बहुत ही बुरा लगता है और वो किस्मत को मन ही मन कोसता है। हे भगवान, ये सब क्या है? एक तो मुझे ही मेरे घर से मेरे चाचा चाची ने निकाल दिया, ऊपर से ये लोग मुझसे ऐसे बात करते हैं जैसे कि मैं कोई पराया हूँ। मेरे पिता ने इन पर इतना भरोसा किया और अपनी सारी जायदाद इनके नाम कर दी। किसी ने सच कहा है कि धन मनुष्य की चेतना छीन लेता है और उसे अंधा कर देता है। काश पिताजी ने सारी जायदाद इनके नाम ना की होती
तो ये दिन ना देखना पड़ता। केशव अपने माता पिता के निर्णय पर बहुत ही दुख होता है और चुपचाप अपना काम करने लगता है। और उस दिन के इतने मेहनत के बाद भी तनख्वाह नहीं मिलती और वो मायूस होकर घर आ जाता है। लगता है आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। केशव ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी शीतल खाना लेके केशव के घर आती है। केशव, ये देखो, खाना जल्दी से हाथ धोकर खा लो, आज भी मैंने तुम्हारा मनचाहा भोजन बनाया है। अरे शीतल, तुमने तो सुबह ही भोजन दिया था ना। हाँ, तो क्या हो गया? ये कहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे लिए केवल एक बार ही भोजन ला सकती हूँ। सच में शीतल कितनी अच्छी लड़की है और मैं कितना खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी दोस्त मिली है। शायद मुझे शीतल से अपनी दिल की बात बोल देनी चाहिए, कहीं कहीं देर ना हो जाए। हाँ, मुझे बोल देनी चाहिए। शीतल, मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बहुत दिनों से मेरे मन में ही था, पर आज मैं तुमसे वो बात कहना चाहता हूँ। बताना तो मुझे भी है कुछ तुम्हें, तुम सुनोगे तो तुम भी खुश हो जाओगे। अच्छा, ऐसी क्या बात है शीतल? तुम्हें याद है बचपन में हम दोनों एक साथ खेला करते थे और हमारे साथ अभय भी खेलता था। हाँ, पर वो तो बचपन में ही हमसे दूर चला गया था, किसी दूसरे राज्य में। हाँ, पर अब वो वापस आ चुका है। क्या बात कर रही हो शीतल? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है, पर वो इतने सालों बाद क्यों आया है? मुझे लेने। तुम्हें लेने? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, वो मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं कि हम दोनों एक दूसरे से बचपन से ही प्यार करते थे और हमने तो एक दूसरे के साथ रहने का वादा भी किया था। क्या तुम बचपन से ही अभय से प्यार करती थी? हाँ केशव, मैं अभय से बहुत प्यार करती हूँ और आज इतने सालों बाद वो मुझे लेने आया है और इसलिए मैंने सोचा कि जब तक यहाँ हूँ तब तक तुम्हें जितना हो सके उतना खाना खिलाऊं। क्या पता फिर कब मैं तुम्हें अपने हाथों से बना भोजन दे पाऊंगी। अच्छा, तो इसलिए तुम रोज 2 बार मेरे लिए भोजन लाने लगी हो और हर बार मेरे ही पसंद का भोजन? अच्छा। हाँ, वो सब छोड़ो, तुम भी कुछ कहने वाले थे ना? हाँ, पर माफ करना, मैं भूल गया कि मुझे क्या कहना था। कोई बात नहीं, जब याद आए तब बता देना। अब मैं चलती हूँ और हाँ, मेरी शादी अगले सप्ताह है तो आना जरूर, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है ना? शीतल ऐसा कहते ही वहाँ से चली जाती है और केशव शीतल की शादी की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। हे भगवान, आपने मेरे माता पिता को मुझसे छीन लिया। मैंने कुछ नहीं कहा, सारी जायदाद चाचा चाची के नाम हो गई। तब भी मैंने इस बात को अपनाया और चुपचाप सहता गया, इस आस में कि मेरे जीवन में दुख है पर आप आगे चलकर मुझे खुशियां ही खुशियां देंगे, और आपने तो एक पल में ही मेरी सारी खुशियों को छीन लिया। ऐसा क्यों किया भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? केशव को इस बात से बेहद दुख पहुंचता है और अब उसकी जीने की चाह ही चली गई। उसने अब उम्मीद ही रखना छोड़ दिया कि कभी उसके जीवन में खुशियां आएंगी भी, और सो गया। अगले दिन होते ही वो सुबह ही अपने समय से पहले ही वो काम पर चला जाता है। अच्छा हुआ मैंने शीतल को ये बात नहीं कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, क्योंकि उसने तो बचपन में ही अपना दिल अभय को दे दिया था। उम्मीद है कि अभय शीतल को मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगा और किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने देगा। हाँ। केशव ये सब सोच कर जा ही रहा था कि अचानक से उसने देखा कि उसके चाचा चाची कुछ बात कर रहे हैं। उसने उन्हें परेशान करने का नहीं सोचा, इसलिए वो वहीं खड़ा हो गया। पर ये बात उसके चाचा चाची को नहीं पता थी और वो दोनों ही केशव के बारे में बात कर रहे थे। आज के दिन ही केशव पूरे 20 वर्ष का हो गया है। सही कहा मीना, उसे ये बात पता नहीं है कि उसके पिता ने जायदाद पर क्या लिखा था और इसलिए हमने जो कहा उसने उसे सच मान लिया है। सच में केशव कितना मूर्ख है, एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर जायदाद में क्या लिखा था, नहीं तो हमें आज ऐसी जिंदगी नहीं मिलती। पर फिर भी उसे ये पता चले कि उसके पिता ने जायदाद में लिखा था कि उसके ठीक 20 वर्ष होते ही सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी। उससे पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अगर उसे किसी तरह पता चल गया तो हम परेशानी में फंस जाएंगे। हाँ, क्योंकि अब सारी जायदाद उसकी हो चुकी है, क्योंकि अब वो पूरे 20 वर्ष का हो गया है, तो मुझे लगता है कि हमें उसे कैसे भी करके फंसाना होगा और जायदाद पर धोखे से उसके हस्ताक्षर लेने होंगे। सही कहा, और ये काम हमें सफाई से करनी होगी ताकि उसे भनक तक न लगे। हाँ। केशव के चाचा चाची इस बात से अनजान कि केशव उनके पीछे ही खड़ा सब सुन रहा है। उन्होंने सारी बात बिना सोचे समझे ही बोल दी, जिससे केशव को सारी बात पता चल गई। हे भगवान, अच्छा हुआ कि आज मैं समय से पहले ही काम पर आ गया, नहीं तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि मेरे पिता ने जायदाद पर क्या लिखा था और मेरे चाचा चाची किस तरह मुझे धोखे में रखकर पूरे घर पर अपना कब्जा करके रखा है।
और अब ये लोग मुझसे धोखे से जायदाद पर हस्ताक्षर करवाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं मैंने सब सुन लिया है। अब मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। हाँ। ऐसा कहते ही केशव सबसे पहले घर चला जाता है, पर जब वो घर जाता है तो देखता है कि शीतल पहले से ही उसके घर पर होती है। अरे केशव, तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी, पर आकर देखा तो तुम थे ही नहीं। मुझे लगा कि तुम काम पर चले गए हो। काम पर गया था शीतल, पर जब मैं काम पर गया था तो चुपके से चाचा चाची की बातें सुनी, और जब मैंने उनकी बातें सुनी तो पूरी तरह से हैरान रह गया शीतल। ऐसा क्या सुन लिया तुमने, और इतने हड़बड़ाए हुए क्यों लग रहे हो? मैंने सुना कि मेरे पिता ने जायदाद पर ये लिखा था कि जब मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा तब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, और आज ही के दिन मैं 20 वर्ष का हो चुका हूँ। पर मेरे चाचा चाची इस बात से बहुत परेशान हैं और मुझसे धोखे से जायदाद पर हस्ताक्षर लेने की योजना बना रहे हैं। ये तुम क्या कह रहे हो केशव? तुम्हारे चाचा चाची तो बहुत ही शातिर और कपटी निकले। वो तुम्हारी जायदाद को हड़पना चाहते हैं। अब तुम क्या करोगे केशव? मैंने सुना कि मेरे पिता ने जायदाद पर ये लिखा था कि जब मैं 20 वर्ष का हो जाऊंगा तब सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, और आज ही के दिन मैं 20 वर्ष का हो चुका हूँ। पर मेरे चाचा चाची इस बात से बहुत परेशान हैं और मुझसे धोखे से जायदाद पर हस्ताक्षर लेने की योजना बना रहे हैं। पर केशव, इसमें तो बहुत ही खतरा है। अगर उन्हें पता चल गया तो? अगर मुझे इस तरह की जिंदगी और नहीं जीनी है तो यह खतरा उठाना ही पड़ेगा शीतल। और तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और देखना, तुम दोनों की शादी में इस बार एक अच्छा और महंगा तोहफा लेकर आऊंगा, क्योंकि अब मेरी गरीबी के दिन जाने वाले हैं। तुम देख लेना शीतल। पर फिर भी अपना ध्यान रखना और उन दोनों से बच के रहना। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। केशव ऐसा कहते ही वहाँ से चला जाता है जायदाद के कागज की चोरी करने। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। आज भी ये अब तक नहीं आया। आज भी इसने देर की। इससे कल ही कहा था कि देर नहीं होनी चाहिए, पर इसके कान में कोई बात घुसे तो ना। हाँ मीना, पर आज उस पर गुस्सा मत करना। तुम्हें याद है ना, हमें उसके हस्ताक्षर चाहिए। हाँ, पर वो आए तो हम उसके हस्ताक्षर लेंगे ना। इतनी देर हो गई और वो अब तक नहीं आया। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? उसकी आदत है देर से आने की। वो आ जाएगा, इंतजार करो थोड़ा। सब्र का फल मीठा होता है। हाँ। केशव के चाचा चाची उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर उनको क्या पता कि केशव तो उनके घर बहुत पहले ही घुस गया है। केशव चाची के कमरे की तलाशी लेने लगता है और तभी गलती से उससे फूलदान गिर जाता है, जिससे जोर से आवाज आती है और केशव जल्दी से अलमारी के पीछे छुप जाता है। ये आवाज कैसी है जी? कहीं चोर तो नहीं घुसा? चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद उसके चाचा चाची दोनों ही ऊपर जाते हैं, पर कमरे में उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं था। भला ये फूलदान कैसे गिरा? अरे कोई बिल्ली होगी या हवा की वजह से गिर गया होगा। अभी फूलदान को छोड़ो, बहुत देर हो चुकी है। केशव आता ही होगा, जल्दी नीचे चलो। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। चलिए नीचे चलते हैं। उसके बाद केशव के चाचा चाची दोनों ही नीचे चले जाते हैं और केशव बाहर आता है। अच्छा हुआ चले गए, मुझे तो लगा आज मैं पकड़ा ही जाऊंगा। अब जल्दी से जायदाद के कागज ढूंढकर यहाँ से निकल जाता हूँ, इससे पहले कि चाचा चाची को पता चले। हाँ। फिर केशव जल्दी से जायदाद के कागज ढूंढने लगता है और तभी उसे एक कागज मिलती है। अरे ये तो वही जायदाद के कागज है। अच्छा हुआ मुझे मिल गया। अब जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ। केशव वहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी अचानक से ही कुछ आदमियों के साथ उसके चाचा चाची वहाँ पर आ जाते हैं और केशव को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। ये क्या चाचा चाची, आप दोनों यहाँ? यही सवाल तो मुझे तुमसे पूछना था कि तू यहाँ क्या कर रहा है? चोरी करने आया है? अरे मैं भला अपने ही घर में क्यों चोरी करूँगा? क्या कहा? तेरा घर लगता है। तू अपनी औकात भूल चुका है। शायद तुझे याद नहीं कि तेरे बाप ने सारी जायदाद हमारे नाम की हुई है। हाँ हाँ, तब तक जब तक मैं 20 वर्ष का ना हो जाऊँ, और आज के दिन मैं पूरे 20 वर्ष का हो चुका हूँ, और इसलिए अब ये घर और ये सारी जायदाद मेरी है। अब इसमें आपका कोई हक नहीं। हाँ। अच्छा, तो तुझे सब पता चल गया है और इसलिए तू यहाँ जायदाद के कागज चुराने आया है ताकि तेरे पास सबूत हो। सही कहा, और अब मुझे सबूत मिल चुके हैं। पर क्या फायदा? अफसोस, पर तू ये जायदाद के कागज किसी को भी दिखा नहीं सकता है। पर क्यों? अरे क्योंकि हम तुझे यहाँ से जिंदा जाने देंगे तभी ना। भाइयों मारो इसे, तब तक मारो जब तक ये मर नहीं जाता। हाँ। मंगल के ऐसा कहते ही उसके सारे भाड़े के गुंडे केशव को मारने लगते हैं और तब तक मारते हैं जब तक केशव के प्राण नहीं निकल जाते हैं। चलो जान छुट्टी, अच्छा हुआ कि ये मर ही गया, नहीं तो ये सारी जायदाद आज हमारे हाथ से निकल जाती है।
वो सब तो ठीक है जी, पर अब हम करेंगे क्या? लोग जब जानेंगे कि इसकी मौत हो चुकी है तब सारे लोग तरह तरह के बातें करेंगे। सबको क्या बताएंगे हम? अरे तो चिंता क्यों करती हो मीना, वही कहेंगे ना जो सच है। ये केशव यहाँ चोरी करने आया था और हमारे आदमियों ने इसे मारा और ज्यादा मारने की वजह से इसकी मौत हो गई। और क्या, सारा दोष तो इसका ही था ना। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर ये चुपचाप अपना जीवन ऐसे ही जीता तो और जी पाता, पर इसे मरने की बहुत जल्दी थी। लो हो गया, राम नाम सत्य। अब सुनो, तुम लोग याद रखना कि यहाँ जो हुआ है वो किसी को पता न चलने पाए। अब जाओ और जाकर कहीं गाड़ दो इस लाश को, समझे? मीना के ऐसा कहते ही सारे लोग केशव को गाड़ने के लिए जाती है और गांव में केशव की मौत की बात फैलने लगती है और ये बात शीतल को भी पता चलती है। उसे अभय ये बात बताता है। मुझे पता है कि उसका जीवन कितना कठिन था और वो इतना गरीब था, पर उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तुम गलत हो अभय। वो चोरी करने गया था, लेकिन पैसे या गहने चुराने नहीं, बल्कि जायदाद के कागज चुराने, ताकि वो अपना हक ले सके। जायदाद के कागज चुराने गया था? पर क्यों और कैसा हक? क्योंकि केशव के पिता ने जो वसीयत लिखी थी उसमें सारी जायदाद उसके चाचा चाची को नहीं दी थी। वो सिर्फ केशव के 20 वर्ष होने तक उन दोनों को दी थी। पर अब केशव 20 वर्ष का हो चुका था और किसी तरह केशव को ये सारी बात पता चली और वो अपने हक के लिए वहाँ चोरी करने गया था। लेकिन लगता है कि उसके चाचा चाची को सारी बात पता चल गई और उन्होंने उसे मार दिया और सब कुछ झूठा कहा कि केशव पैसों या गहने की चोरी करने घुसा था। ये तुम क्या कह रही हो शीतल? मैं सच कह रही हूँ अभय। केशव के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अगर मैंने उसे इंसाफ नहीं दिलाया तो उसकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। पर तुम उसे इंसाफ कैसे दिलाओगी? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना अभय। केशव मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसलिए उसके लिए जो हो सकेगा मैं वो करूँगी, अपने बचपन की दोस्ती के लिए। मंगल बाहर आओ, मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। जल्दी से बाहर आ जाओ। क्या हो गया मुखिया जी, आप सुबह सुबह मेरे घर? कुछ खास बात है क्या? हमें सब पता है कि केशव यहाँ अपने जायदाद के कागज चुराने आया था, ना कि तुम्हारे पैसे या गहने की चोरी करने आया था। पर भला वो जायदाद के कागज क्यों चुराएगा मुखिया जी? क्योंकि जायदाद में साफ साफ लिखा था कि सारी जायदाद केशव के 20 वर्ष होने के बाद उसे मिल जाएगा, जो तुम होने नहीं दे रहे थे। इसलिए उसे मजबूरन जायदाद चुराने के लिए तुम्हारे घर घुसना पड़ा और तुम्हें ये बात पता चल गई, इसलिए तुमने उसे मार डाला। ये आप क्या बोल रहे हैं मुखिया जी? ये सब आपको कहा किसने? क्या इस लड़की ने? ये तो केशव की बचपन की दोस्त है, तो इसे ऐसा कहेगी ये? अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहेंगे पूरी सच्चाई। है तो सुनिए, ये जो लड़की बोल रही है वो पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि मेरे भाई ने सारी जायदाद मेरे नाम की थी और ऐसा कोई भी वसीयत नहीं लिखी थी जिसमें केशव के 20 वर्ष होने के बाद जायदाद केशव के नाम हो जाएगी। हमारे पास सबूत है। मीना, तुम जल्दी से अंदर आओ और वसीयत लेकर आओ, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। है मंगल के ऐसा कहते ही मीना अंदर जाती है और वसीयत लेकर आती है। ये देखिए मुखिया जी, इसे अच्छे से पढ़िए। क्या इसमें कहीं भी लिखा है कि केशव के 20 वर्ष होते ही सारी जायदाद उसके नाम हो जाएगी? जरा देखिए। मुखिया वसीयत को ध्यान से पढ़ता है, पर मुखिया को ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता जहाँ केशव की बात भी की गई हो। हाँ, तुम बोल तो सही रहे हो मंगल, इस वसीयत में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। नहीं मुखिया जी, मुझे पूरा विश्वास है कि इन लोगों ने वसीयत में कोई छेड़छाड़ की है। ये इनकी चाल है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। पर हमारे पास कोई और सबूत भी तो नहीं, केवल तुम्हारे बोलने से हम कोई निर्णय नहीं ले सकते, समझा करो बिटिया। तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं? माफ करना बिटिया, पर हम बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। अगर सबूत होता तो हम जरूर कुछ करते, पर हालात को देखते हुए अभी हम मजबूर है बिटिया। सबूत के ना होने से मंगल और मीना दोनों ही बच जाते हैं और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। शीतल इस बात से बहुत ही दुखी हो जाती है और वो दोनों भी अपने घर चले जाते हैं। शीतल, तुमने जैसा कहा था ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जायदाद पर तो केशव का जिक्र ही नहीं था। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई थी।
नहीं अभय, ये कोई गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि केशव ने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी थी। और मान लेते हैं कि कोई गलतफहमी हो भी गई हो, पर तब भी सिर्फ चोरी करने के जुर्म में वो लोग केशव को नहीं मारेंगे ना। तो फिर जायदाद में केशव का जिक्र क्यों नहीं था? वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन केशव ने मुझे कहा था अगर वो सीधा उनसे जाकर जायदाद के बारे में बोलेगा तो चाचा चाची कोई न कोई चाल जरूर चलेंगे। तो वो लोग बहुत ही शातिर और चालाक हैं, इसलिए तो केशव उनके यहाँ चोरी करने गया था। तो तुम्हारे कहने का अर्थ है कि जायदाद के कागज में छेड़छाड़ की गई है। क्या वो कागज नकली है? हाँ, सही समझे। और मुझे माफ करना अभय, पर मैं अभी तुमसे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने अभी तुमसे शादी की तो मुझे यहाँ से जाना होगा, और जब तक मैं केशव को निर्दोष साबित ना कर दूं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ। तो ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। आखिर वो भी मेरा बचपन का दोस्त था। उसके बाद अभय और शीतल दोनों ने ही केशव को निर्दोष साबित करने का और उसके मौत का बदला लेने का सोचा। पर दिक्कत की बात ये थी कि वो ऐसा करेंगे कैसे, क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था जिससे केशव निर्दोष साबित हो सके। ये शीतल तो सच में काफी शातिर निकली, अपने दोस्त को निर्दोष साबित करने के लिए यहाँ आ गई। तो क्या हो गया? क्या कर लिया उसने? कुछ नहीं, और कुछ कर भी नहीं पाएगी। वो तो अच्छा हुआ, मुझे इस बात को पहले से अंदाजा हो गया था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, इसलिए वक्त रहते ही हमने नकली वसीयत बना ली और नकली हस्ताक्षर भी कर दिया। आप तो सच में दूसरों के हस्ताक्षर की नकल करने में कितने माहिर हैं। और केशव भी नहीं है, अब सारी रुकावट हट चुकी है और अब हम आराम से चैन की जिंदगी जिएंगे इस आलीशान से घर में। मंगल और मीना आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से उनका एक भाड़े का आदमी दौड़ते हुए उन दोनों के पास आता है। मालिक, मालिक, गजब हो गया मालिक, गजब हो गया। अरे क्या हो गया? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मालिक, कुछ ठीक नहीं है। वो केशव केशव को क्या हुआ? उसे अच्छे से गाड़ दिया था ना? हाँ, मैंने उसे अच्छे से जमीन पर गाड़ दिया था, पर पता नहीं कैसे वो मरा नहीं, जिंदा है। भाड़े के उस आदमी की बात सुनकर मंगल और मीना पूरी तरह से चौंक जाते हैं और उन्हें उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? वो भला जिंदा कैसे हो सकता है? वो तो मर चुका है ना? हमें भी ऐसा लगा था मालिक, पर अब पता नहीं कैसे वो जिंदा है। अभी मैं उसके घर से होकर आया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ मालिक, आप चाहे तो खुद चलकर देख सकते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है जी। अगर वो केशव सच में जिंदा है तो हम फंस जाएंगे, हमें कुछ तो करना ही होगा। सही कहा मीना, इससे पहले वो मुखिया के पास जाए और सब कुछ बता दे, उससे पहले मैं खुद उसके पास जाऊंगा और उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। हाँ, अभी जाता हूँ। मंगल ऐसा कहते ही आधी रात को केशव के घर जाता है। जब जाता है तो उसे अंधेरे की वजह से कुछ ठीक से दिखाई नहीं मिलता है, पर केशव के कपड़ों से और पीछे से देखने से ऐसा ही लग रहा था कि वो केशव ही है। ये क्या? ये तो सच में केशव ही है, बस उसका चेहरा दिख नहीं रहा। पर जो भी हो, मुझे उसे मारना ही होगा, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि वो वसीयत झूठी थी और मैंने ही जानबूझकर केशव को मरवाया था। मुझे उसे मारना ही होगा। केशव को देखकर पूरी तरह से डर जाता है और एक डंडा लेकर चुपके से धीरे धीरे केशव के घर में घुसने लगता है। और जैसे ही वो डंडे से हमला करने ही वाला होता है, तभी मुखिया जी और सारे गांव वाले बाहर आ जाते हैं जो छिप के खड़े थे। रुको मंगल, वो केशव नहीं है। क्या कहा? ये केशव नहीं है? और मुखिया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? केशव नहीं है तो कौन है? जिसके बाद केशव के कपड़ा पहने वो आदमी अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर मंगल पूरी तरह से आश्चर्य हो जाता है। तुम अभय हो ना, जिसके हाथ शीतल का रिश्ता पक्का हुआ है? हाँ, सही कहा आपने, मैं अभय ही हूँ। पर तुमने ये केशव के कपड़े क्यों पहने थे? और तुम सारे लोग यहाँ तक कि मुखिया जी यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई मुझे बताएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? ये सब शीतल की चाल थी, शीतल की चाल। मैं कुछ समझा नहीं। तुम
अभी तक नहीं समझ पाए? जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा मूर्ख निकले। ये सब हमने इसलिए किया ताकि तुम्हारी असलियत सबके सामने आ सके। मुझे पता था अगर तुम्हें ये पता चल गया कि केशव मरा नहीं जिंदा है तो तुम उसे मारने जरूर आओगे। नहीं तो सबको पता जो चल जाएगा कि वो वसीयत नकली है और तुमने जानबूझकर केशव को मरवाया था। इसलिए इस काम में हमारी मदद तुम्हारे ही साथी ने कुछ पैसों के बदले की, जिसकी वजह से आज सबके सामने तुम्हारी असलियत का पता चल सका। क्या कहा? ये तुम्हारी सोची समझी साजिश थी। तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया शीतल। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उससे पहले तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाइयों इसे मारो, तब तक मारो जब तक इसकी अकल ठिकाने ना आ जाए, और जाकर सैनिकों के हवाले कर दो इसे। हाँ, इसे अब महाराज ही सजा देंगे। हाँ। इसके बाद सारे लोग मिलकर मंगल को पीटने लगे और उसे जाकर सैनिकों के हवाले कर दिया गया। जिसके बाद केशव की मौत का बदला शीतल ने ले लिया। केशव की जिंदगी बहुत ही घटिया थी। उसके माता पिता बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए। उसे उसका प्यार तक नहीं मिला और न ही वो कभी अमीरों वाली अच्छी तरह जिंदगी जी पाया। और उसकी अच्छी जिंदगी ना होने का जिम्मेदार मंगल था, जिसे शीतल ने उसके किए की सजा उसे दिला दी।